सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं दिनेश गोयल फिर से स्वागत करता हूं आपका गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी पे। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है और प्रोनाउन का लेक्चर नंबर 6 है। इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। इससे पहले हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था, काफ़ी वैल्यूएबल नॉलेज दी गई थी आपको, 1 के केसेस भी बताए गए थे और इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में डिफरेंट एप्लीकेशंस भी दी गई थी जो रेयरेस्ट टू रेयर मिलती है बुक्स वगैरह में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने आप में एक वैल्यूएबल टॉपिक है, इसकी अपनी एक क्लास होती है। जब कभी भी आप कोई भी प्रैक्टिस सेट खरीदेंगे मार्केट से या किसी आप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, उनकी बुक्स आप फॉलो कर रहे हैं, उनकी बुक्स में जो प्रोनाउन का आप चैप्टर में देखेंगे तो आपको बड़े इजीली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ऊपर उस एक्सरसाइज में, पर्टिकुलर प्रोनाउन की एक्सरसाइज में 8 से 10 या 10 से 12 या 15 क्वेश्चन तक मिल सकते हैं। ये इतना वैल्यूएबल रहता है और इतनी ज़्यादा इसमें एप्लीकेशंस बनती हैं। प्रोनाउन के पहले लेक्चर में जब मैंने आपको पढ़ाया था प्रोनाउन का पहला लेक्चर लॉजिकल कंपैरिजन में, तो वहाँ पे प्रोनाउन टेबल लिखा था और एंड में एक लाइन टेबल में एक लास्ट रो थी, इसमें लिखा हुआ था माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। तो वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, वो आप सब जानते हो उस बारे में। होता क्या है मैं वो समझाता हूँ आपको, उसके बाद फिर डेफिनेशन चलेंगे। अगर सेंटेंस लिखा जाए ये आई टीच यू, ठीक है जी। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब मैं आपको बता चुका, प्रिपोजिशन ऑब्जेक्ट, तो वो आपको आता है। आई टीच यू का मतलब है मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। अब यहाँ पे आई क्या बन गया, सब्जेक्ट, मेन वर्ब क्या बन गया, टीच, ऑब्जेक्ट क्या बना, यू। ऑब्जेक्ट यू क्यों बना, बिकॉज वो एक्शन रिसीव कर रहा है टीच का। तो यहाँ पे 3 अलग अलग कॉम्पोनेंट हो गए हमारे पास। ये हमारा सब्जेक्ट आ गया हमारे पास, ये मेन वर्ब आ गया हमारे पास और ये ऑब्जेक्ट आ गया। ये बातें तो हमें आती हैं। अगर सेंटेंस को इस तरह से लिखा जाए आई टीच माई सेल्फ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई टीच माई सेल्फ का मतलब हुआ मैं खुद को पढ़ाता हूँ। बनाइए मतलब मैं खुद को बनाता हूँ। अब जब यहाँ पे लिखा हुआ आई क्या बन गया, सब्जेक्ट, टीच बढ़ाता है, एक्शन क्या बन गया, टीच, किसको बढ़ाता है, माई सेल्फ को। तो माई सेल्फ क्या बन गया, एक्शन कौन रिसीव कर रहा है, टीच का, माई सेल्फ रिसीव कर रहा है। तो देखा जाए बच्चों तो माई सेल्फ है क्या, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और माई सेल्फ डिनोट किसको कर रहा है, आई को। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या है, देखिएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वर्ड बनता है ना रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हो गया, हम सबको जानते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ गई और वापस आ गई, है ना। कोई चीज़ गई और रिफ्लेक्ट हो गई वापस आ गई, उसे रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। एक सब्जेक्ट, मैं सब्जेक्ट हूँ, कोई एक एक्शन करता है, मैंने कोई एक्शन किया, वो कोई और दूसरा पर्सन से रिसीव करता है, इसे हम ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। 3 चीज़ें बनती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे पहला सेंटेंस है आई टीच यू में, सब्जेक्ट आया था, टीच मेरा एक्शन था, पढ़ा मैं तुम्हें रहा हूँ, तो यू आपका, आप बन गए ऑब्जेक्ट, ठीक। एक सेंटेंस में जब एक सब्जेक्ट खुद एक एक्शन करता है और उस एक्शन को वो खुद ही रिसीव कर लेता है। मैंने एक्शन किया आई टीच, मैंने कहा मैं खुद को पढ़ाता हूँ, आई टीच, मैंने एक्शन किया टीच का, तो टीच का रिफ्लेक्ट एक्शन द्वारा किसका आ गया, मुझ पे वापस आ गया। जब एक एक्शन रिफ्लेक्ट होता है, जब एक सेंटेंस में सब्जेक्ट ने कोई काम किया, कोई चीज़ गई और दोबारा वापस हमारे पास रिफ्लेक्ट हो गया आ गई, उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव, उससे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या बनी, व्हेन द सब्जेक्ट, जब एक सब्जेक्ट होता है, इटसेल्फ रिसीव्स, जो खुद से रिसीव करता है, द परफॉर्म्ड एक्शन, उसके द्वारा किया गया एक्शन, वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो हो जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया जाता है ना। रिफ्लेक्सिव बड़ी सा नाम इसलिए क्यों आया, क्योंकि जो एक्शन होता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसलिए उसे रिफ्लेक्सिव कहा गया, उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन गया। जब हमने पहला सेंटेंस लिखा, पहले सेंटेंस में हमने देखा 3 कंपोनेंट है, मेन, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यू, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेकिन जब हमने दूसरा सब्जेक्ट देखा, दूसरे सेंटेंस में हमने ये देखा कि जो माई सेल्फ लिखा हुआ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वो किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। अगर हम ध्यान से देखें बच्चों तो उसमें ये कहा जा सकता है ना कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब दोनों सेम होंगे, एक ही होंगे, तो उस कंडीशन में हम किसको यूज़ कर लेंगे, हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ करेंगे। क्योंकि सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है, तभी तो सब्जेक्ट एक्शन रिफ्लेक्ट कर गया ना वहाँ पर उसका, तो वो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, वहाँ पे रिफ्लेक्सिव केस बन जाएगा। अगर अलग अलग हुआ तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं बन सकता। तो ये बेसिक डेफिनेशन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, ऐसे क्यों बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्लियर हुआ। अब देखिए ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा हुआ है, ये जो एप्लीकेशन है जो लिखा हुआ है रेयर मिलता है बुक्स में, पर ये अंडरस्टूड चीज़ें होती हैं जो समझने पे मिलती हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ किया जाता है एज एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की तरह, व्हेन वी हैव नो ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, जब हमारे सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अब यहाँ देखिए सेंटेंस में, इस सेंटेंस से पहले में ऑब्जेक्ट था,
तो सेंटेंस नॉर्मल था। लेकिन सेकंड सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, मुझे ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट थी तो मैंने लगा दिया योरसेल्फ या माई सेल्फ। जैसे मैंने माई सेल्फ लगाया तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। बच्चों इंग्लिश लैंग्वेज में, एंटायर इंग्लिश ग्रामर में, जब कभी भी आपको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है और आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपके पास एक ही मात्र ऐसी चीज़ होगी जिसको आप ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं, और वो क्या बनेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का भी काम करते हैं, तो इसकी भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। अगर मैं इसी में थोड़ा सा आगे चल के सेंटेंस का समझाऊं और थोड़ा अलग से सेंटेंस लिखूं इस तरह से, I repair my bike myself। ठीक, सेंटेंस लिखा, I repair my bike myself। और एक सेंटेंस में लिखता हूँ ये, I myself repair my bike। ठीक, और एक सेंटेंस और लिखते हैं, I repair myself my bike। 3 सेंटेंस आपके पास आ गए। ठीक, पहला सेंटेंस चेक करते हैं, आई रिपेयर माई बाइक माई सेल्फ। इसका मतलब है मैं अपनी गाड़ी बाइक को खुद रिपेयर करता हूँ। भाई चेक करते हैं, आई क्या बन गया आपका? सब्जेक्ट बन गया। रिपेयर क्या बन गया आपका? मेन वर्ब बन गया। माई बाइक क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। कैसे ऑब्जेक्ट बना? क्योंकि रिपेयर का एक्शन कौन रिसीव कर रहा है? माई बाइक रिसीव कर रहा है ना। तो माई सेल्फ यहाँ पे क्या हुआ? माई सेल्फ ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में पढ़ा है, वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता होगा जब रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट कैसे करेगा? देखिए, आई ने एक्शन परफॉर्म किया टीच का, और ये टीच का एक्शन जो है ये खुद टीच का एक्शन किस पे आ गया? आई पे खुद पे रिसीव हो गया, क्योंकि माई सेल्फ तो आई खुद था। तो रिफ्लेक्ट होगा तो ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा, वो तो ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। यहाँ पे तो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, यहाँ पे एक्शन रिफ्लेक्ट तो नहीं हो रहा। आई अपने आप को तो रिपेयर नहीं करता, किसको रिपेयर कर रहा है? बाइक को। फिर ये माई सेल्फ यहाँ पे क्या है? देखिएगा, इसे बोलते हैं एम्पैथिक प्रोनाउन। इनको आप इंटेंसिव प्रोनाउंस भी कह सकते हैं, इंटेंसिव प्रोनाउन या एम्पैथिक प्रोनाउन, दोनों में से कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं। ये जो इंटेंसिव या एम्पैथिक प्रोनाउंस होते हैं बच्चों, ये बिल्कुल वैसे ही होते हैं देखने में जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। माई सेल्फ, आप ये नहीं कह सकते माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्पैथिक, वो आपको सेंटेंस की देखकर पता लगाना पड़ेगा। ऐसे ही आपका योर सेल्फ हो गया, आर सेल्फ हो गया, हिम सेल्फ हो गया, हर सेल्फ हो गया, इट सेल्फ हो गया। जो एम्पैथिक या इंटेंसिव प्रोनाउंस होते हैं वो यूज क्यों किए जाते हैं? एम्पैथिक और इंटेंसिव प्रोनाउन को यूज किया जाता है कि जिसके लिए टू एम्फेसिस, किसी भी बात पर जोर देकर कहने के लिए। एम्फेसिस का मतलब होता है किसी बात पर जोर देना, जोर दे के बात करना। मैं खुद ये काम करता हूं, मैंने खुद ने तुम्हें काम करते हुए देखा है, वो खुद वहां पे पहरा देता है, तुम खुद हर गलती करते हो। तो वो जो वर्ड होता है ना एम्पैथिक प्रोनाउन जो होता है या इंटेंसिव प्रोनाउन जो होता है, देखने में तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसा होगा, पर वो सेंस किसकी देगा? सिर्फ और सिर्फ बात पर जोर देकर कहने के लिए। वो रिफ्लेक्शन का काम नहीं कर सकता, वो एक्शन रिफ्लेक्ट का काम कभी नहीं करेगा। यानी कि एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो हमेशा किसकी तरह यूज किया जाएगा? ऑब्जेक्ट की तरह। लेकिन एम्पैथिक प्रोनाउन नहीं कर सकते। एम्पैथिक प्रोनाउन आप तभी यूज करेंगे जब आप किसी चीज को एम्फेसिस करते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो जब मैं पहला सेंटेंस लिख रहा हूँ, आई रिपेयर माई बाइक माई सेल्फ, इसका मतलब हुआ मैं खुद से बाइक रिपेयर करता हूँ। आई माई सेल्फ रिपेयर माई बाइक, इसका मतलब ये होगा कि मैं खुद अपनी बाइक रिपेयर करता हूँ। आप एक एम्पैथिक प्रोनाउन को सब्जेक्ट के नियर बाय भी लिख सकते हैं, सेंटेंस के एंड में भी लिख सकते हैं, दोनों जगह लिख सकते हैं। लेकिन प्रेफरेबल क्या होगा? प्रेफरेबल ये होगा कि आप सब्जेक्ट के नियर बाय उसको लिखें, क्योंकि सेंटेंस तो बहुत बड़ा हो जाता है कई बार। जब एक लंबा सेंटेंस होगा, आप एम्पैथिक प्रोनाउन एकदम एंड में लिखेंगे तो उसका एम्फेसिस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा बात करते समय, बोलते समय। इसलिए ये प्रेफरेंस दिया जाता है कि आप एम्पैथिक प्रोनाउन को सब्जेक्ट के नियर बाय लिखें। हालांकि है सेंटेंस दोनों सही, पहला भी सही और दूसरा भी सही है, ठीक, पर प्रेफरेंस ये दी जाती है कि आप उसको सब्जेक्ट के नियर बाय रखें। बात समझ में आई बच्चों? एम्पैथिक प्रोनाउन जब मैंने लिखा आई रिपेयर माई बाइक माई सेल्फ, इसका यूज़ क्यों किया गया? एम्फेसिस करने के लिए। दूसरा मैं ये भी कह सकता हूँ कि जब मुझे ये दर्शाना है कि मैं कोई कार्य अपने आप करता हूँ बिना किसी दूसरे की मदद के, है ना, जब कोई कार्य अपने आप किया जाता है बिना किसी और की मदद के, तो भी एम्पैथिक प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा। देखिए, बात सोचने वाली है, सिंपल सी लॉजिक बात है कि बाइक को या गाड़ी को रिपेयर कौन करेगा? हम खुद करेंगे या मैकेनिक करेगा? लेकिन यहाँ पे क्या बताना चाहता है कि वो काम मैकेनिक से ना करवा के वो कौन कर रहा है? वो खुद कर रहा है उस चीज़ को। भाई तुम जानते नहीं हो, पर मैं अपना खाना खुद बनाता हूँ। जनरली हमारा खाना हमारे घर वाले बनाते हैं हमारे बिहाफ पर मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अपना खाना खुद बनाता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? आई मेक माई लंच माई सेल्फ, या फिर आई माई सेल्फ मेक माई लंच।
इस तरह से बनेगा। तो एम्पैथिक प्रोनाउन को हम तब भी यूज करते हैं जब एम्फेसिस करना होता है किसी बात पे, या मैं दूसरा मीनिंग ये भी निकाल सकता हूँ जब हम ये दिखाना चाहते हैं व्हेन वी शो दैट समथिंग इज डन विदाउट somebody's हेल्प, है ना। जब हम ये दिखाना चाहते हैं कि कोई कार्य किया जाता है किसकी मदद के बिना, बिना किसी की मदद के, भाई हम अपने आप खुद कर रहे हैं, हमें दूसरों की मदद की जरूरत नहीं है, काम हमने खुद किया है। पिछले साल हमने अपना घर खुद पेंट किया, भाई पेंट करने के लिए पेंटर्स वगैरह को बुलाते हैं, पर वो बता रहे हैं कि उन्होंने अपना घर कैसे किया है, पेंट खुद ने कर लिया। तो क्या बोलेंगे, दे themselves painted their house last year। बनेंगे नहीं बात, कहानी यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हम दो सेंटेंस देख रहे हैं तो ये दोनों सेंटेंस सही हुए। इन दोनों सेंटेंस में जो मैंने माई सेल्फ यूज किया है वो किसका काम कर रहा है, एम्पैथिक का या रिफ्लेक्सिव का? एम्पैथिक का, बिकॉज एक्शन तो रिफ्लेक्ट हो ही नहीं रहा है, एक्शन तो रिसीव कर गया ऑब्जेक्ट है आपका। जो तीसरा सेंटेंस लिखा हुआ है आई रिपेयर माई सेल्फ, इसका मतलब क्या हो गया, अरे यहाँ पे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन काम कर गया है, क्योंकि आई क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, रिपेयर क्या आ गया, मेन वर्ब आ गया। आई रिपेयर माई सेल्फ, इसका मतलब क्या हुआ, मैं खुद को रिपेयर करता हूँ। ऐसा हो सकता है भाई? ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो गड़बड़ हो गया। तो सेंटेंस में हमने क्या कहा था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसका काम करता है, हमेशा ऑब्जेक्ट का। कब? जब ऑब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं होगा। यहाँ तो ऑब्जेक्ट है ऑलरेडी। क्या ऑब्जेक्ट है? माई बाइक, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस का मीनिंग इसने खराब कर दिया, इसलिए यहाँ से क्या हट जाएगा, माई सेल्फ हट जाएगा। या तो इस माई सेल्फ को इस तरह से लिखिए आई से जस्ट बाद, या सेंटेंस के एंड में ऑब्जेक्ट के बाद, तो वो दोनों जगह पे किसका काम करेगा, एम्पैथिक या इंटेंसिव प्रोनाउन का। लेकिन अगर आप इस तरह से यूज करेंगे उसको, एम्पैथिक प्रोनाउन को आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जगह पे यूज करेंगे वर्ब, मेन वर्ब के बाद, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि सेंस खराब हो जाएगी उसकी, है ना। वो सेंस खराब होते ही कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाएगा। अब हम करते क्या है, देखो प्रॉब्लम क्या आती है। प्रॉब्लम आती है यहाँ पे कि हम जो ये एम्पैथिक प्रोनाउन होता है, इस एम्पैथिक प्रोनाउन को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह लिख देते हैं। ये असंभव है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई रिपेयर, क्या मैं यहाँ पे माई सेल्फ लिख सकता हूँ खाली? माई बाइक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको हटा के मैं सिर्फ ये लिख सकता हूँ आई रिपेयर माई सेल्फ? असंभव है, तो गलत हो जाएगा, ये वाला सेंटेंस बन जाएगा, है ना। तो एक एम्पैथिक प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट की जगह नहीं लिखा जा सकता, और सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन करता है। एम्पैथिक प्रोनाउन तो सब्जेक्ट के ऊपर, एक्शन के ऊपर एम्फेसिस करता है ना, जोर डालता है। तो यहाँ पर ये बात भी आप समझेंगे कि एक एम्पैथिक प्रोनाउन को या इंटेंसिव प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज करते ही नहीं कर सकते। अगर ऐसा कर दिया तो भी गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात इस चीज को? ये चीज आपके एग्जाम में ज्यादा आती है कि वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे, हम डेली लाइफ में भी इसी गलतियां करते हैं कि वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लगा के दे देगा। जैसे ही वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लगा के देगा, वो वहीं पर सेंटेंस का सेंस और मीनिंग खराब कर देगा। हालांकि हम उसकी हिंदी सही बनाते हैं। अब हमारे साथ प्रॉब्लम ही है, सही गलत इंग्लिश या सेंटेंस की सही हिंदी बना लेते हैं, और सही हिंदी बना लेते हैं और फिर बोलते हैं फाइंड द एरर, फिर कहते हैं नो एरर। हिंदी तो सही है हमारी। अरे मेरे बालक, हिंदी तूने सही बनाई है, लेकिन इंग्लिश तो गलत थी उसकी, और इतनी समझ में आती तो इंग्लिश में नंबर क्यों कटते? वो तो सारे वैसे आए थे। देखिए मैं बेसिक एग्जांपल बताता हूँ आपको। माई सेल्फ राजेश खन्ना, ये हमने 50,000 बाहर यूज़ कर लिया होगा आज तक की लाइफ में। बोलते ना, कोई हमसे प्रश्न पूछे टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो हम क्या बोलते हैं? माई सेल्फ। जैसे आपने बोला ना माई सेल्फ, वो वहीं आपका सेल्फ से पता लग जाएगा कि आपको कितनी इंग्लिश आती है और कितनी आपके पास नॉलेज है। भाई सब्जेक्ट की जगह पे आप रिफ्लेक्सिव और एम्पैथिक प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते ना। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे एक एम्पैथिक प्रोनाउन यूज नहीं हो सकता। सेंटेंस को ये लिखना गलत हो जाएगा। आप इसको दो तरीकों से लिख सकते हो। एक है ये, आई एम राजेश खन्ना, इसका सिंपल मतलब है मैं राजेश खन्ना हूँ। अगर आप बात पे जोर देना चाहते हैं और ये कहते हैं भाई मैं खुद राजेश खन्ना हूँ, मान जाओ मेरी बात, मैं ही हूँ राजेश खन्ना, आई माई सेल्फ, आप इस तरह से यूज कर देंगे। फिर आई माई सेल्फ, मैं खुद, एम राजेश खन्ना, है ना। इसको मैं और एग्जाम्पल देता हूँ, देखो। ही हिमसेल्फ इज नाइस बट नॉट हिज फ्रेंड्स। बन गया ये? He himself is nice but not his friends। अब इसका मतलब क्या हुआ? वो खुद अच्छा है परंतु उसके मित्र नहीं। अगर मैं himself हटा दूंगा बच्चों और सेंटेंस लिखा जाएगा he is nice but not his friends, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा वो अच्छा है।
परंतु उसके मित्र नहीं। और जैसे मैं लगाऊंगा ही हिमसेल्फ इज नाइस, इसका मतलब हो जाएगा वो खुद अच्छा है पर उसके मित्र नहीं। तो बात क्लियर है, जो हिमसेल्फ है ये ही पे एम्फेसिस कर रहा है, और ये कौन सा प्रोनाउन आ गया आपका, एम्पैथिक या फिर आपका इंटेंसिव प्रोनाउन बन गया, जो एम्फेसिस कर रहा है उस बात को, है ना। ठीक है, तो यहाँ हमें एक बात समझ में आई कि एम्फेसिस करने के लिए, सब्जेक्ट या एक्शन का एम्फेसिस करने के लिए आप एम्पैथिक प्रोनाउंस का यूज करते हैं, लेकिन एम्पैथिक प्रोनाउन को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर नहीं रखा जा सकता। एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इंग्लिश लैंग्वेज में एक सेंटेंस में हमेशा किसका काम करता है, जल्दी बताओ, ऑब्जेक्ट का, क्योंकि वो क्या करता है, एक्शन को रिफ्लेक्ट कर देता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उस केस में क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, है ना। तो अगर मैं इस पर सेंटेंस में एरर बनाऊं तो सेंटेंस इस तरह से बन सकता है एरर, यू एंड माई सेल्फ विल बी प्रेजेंट दिस संडे। ये भी लिख सकते हैं ना हम, तुम और मैं उपस्थित होंगे इस रविवार को। रविवार को छुट्टी होती है, ब्रो कह रहा हूं उपस्थित होंगे। ठीक है, तो यू तो सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्लियर हो गया, यहाँ पे यू लिखा हुआ है, लेकिन माई सेल्फ कैन नॉट बी अ सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो यू एंड आई बनना चाहिए था, यू एंड आई विल बी प्रेजेंट दिस संडे, तुम और मैं उपस्थित होंगे इस संडे को। सेंटेंस यहाँ बनना चाहिए था इस तरह से, है ना, तो वहाँ पे वो सेंटेंस सही हो गया। फिर मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ इस चीज़ का कि कैसे वो गलत तरीके से यूज करता है। ही took his sister with himself। ठीक है, अब उसका मतलब क्या बना, ही क्या बन गया, सब्जेक्ट है, टुक क्या आ गया, मेन वर्ब आ गया, हिज सिस्टर क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, विद क्या आ गया, प्रेपोजिशन। भाई प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन। ये तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्पैथिक प्रोनाउन है, वो तो प्रोनाउन नहीं है ना, बिकॉज वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये तो ऑब्जेक्ट का काम कर ही नहीं सकता। ऑब्जेक्ट का काम तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करते हैं, ये एम्पैथिक प्रोनाउन तो ऑब्जेक्ट का काम कर ही नहीं सकता, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ही टुक हिज सिस्टर विद हिम, ये सेंटेंस बनना चाहिए था, वो अपनी बहन को अपने साथ ले गया। बात क्लियर, बात समझ में आ रही है। एम्पैथिक और एम्फेसिस, एम्पैथिक प्रोनाउंस और आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस देखने में, सुनने में बिल्कुल सेम है, दे हैव सेम स्पेलिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशंस, बट दे हैव एंटायरली डिफरेंट फंक्शंस। इनके फंक्शंस बिल्कुल अलग हैं, इनके यूजेस बिल्कुल अलग हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्ट करता है एक्शन को, तो किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। एम्पैथिक प्रोनाउन एक्शन को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो कभी भी किसका काम नहीं कर सकता, ऑब्जेक्ट का, और ना ही वो किसी जगह यूज हो सकता है, सब्जेक्ट की जगह पे। अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह यूज कर दिया तो क्या हो जाएगा, ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। ये एक बेसिक क्लास थी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। अब इसमें हम एडवांस टर्म पे चलते हैं, जो एडवांस टर्म्स आपके एग्जाम्स में यूज की जाती हैं, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। हालांकि ये बहुत वैल्यूएबल था, इसके भी प्रश्न बनते हैं, पर इससे भी एडवांस एक पॉइंट और बनता है जिसमें वहां पर आपके क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। इसको अच्छे से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा और कंटिन्यू हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच।